नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली 30 में। 23 जून 2021 आज की तारीख। दिन आज का जो होता है बुधवार, वो हम भूगोल डिस्कस करते हैं। भूगोल में आज हम कुछ महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इधर उधर भी प्रश्न आपको मिलेंगे। इन महाद्वीपों से संबंधित कुछ सिद्धांत, उसके संबंधित कुछ जनरल प्रश्न, कुछ पूछे गए प्रश्न हैं, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कुछ प्रश्न जो सिद्धांत के पूछे जाते हैं कभी कभी आपसे, वो भी मैंने यहाँ पर बनाया है। तो वो सारी बातें भी यहाँ पर होंगी। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न, फिर 10 क्वेश्चन हम करंट अफेयर के देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? अब ये एक बड़ा जनरल नेचर का प्रश्न है, बहुत ही जनरल। और इसको अगर थोड़ा सा मैप देखते रहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो यूरोप आपको बिल्कुल नजर आएगा कि यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों ही महाद्वीपों में अधिक मात्रा में मैदानी भाग का विस्तार है, ऐसा आपको मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों में भी अगर आप देखेंगे तो प्रतिशतता की दृष्टि से यूरोप में मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है। मैदानी भाग का यहाँ पे वैसे तो मिल जाएगा दोनों में आपको, लेकिन प्रतिशत निकालेंगे तो यूरोप में ज्यादा मिल जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? प्रश्न को तैयार करने की कोशिश किया कीजिए, खाना पूर्ति मत किया कीजिए। और कई लोगों का कहना होता है एक तरफ पढ़ते हैं दूसरी तरफ भूल जाते हैं। रिवीजन करिए। आप विवेकानंद खुद को मत मानिए। आप अपने को कमजोर भले मत मानिए, लेकिन ये जरूर मानिए कि आप विवेकानंद बन के पैदा नहीं हुए हैं। आपको चीजों को बार बार रिवाइज करके तैयार करना होगा। तो दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए, एबिसीनिया का पठार यहाँ पे अरब दिया है। तो एबिसीनिया का पठार कहाँ है? एबिसीनिया का पठार अफ्रीका में पड़ता है। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा है एटलस पर्वत। तो एटलस पर्वत जो है, एटलस पर्वत कहाँ पड़ता है ये भी आपको पता ही होगा। इतना सरल सा ये प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो एटलस पर्वत। अगला है गुयाना उच्च भूमि। गुयाना उच्च भूमि कहाँ है? तो ये उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में ये गुयाना उच्च भूमि पड़ती है ना। दक्षिण मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि उच्च भूमि जो है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में पड़ती है, ऐसा आप कह सकते हैं। और ओकवांका द्रोणी जो है ये पैटागोनिया यहाँ पे दिया है, ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पड़ती है। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये तीन ये गलत हो गए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि जो एटलस पर्वत है ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। और ये बहुत कई बार पूछा गया है, इसकी लोकेशन आपको पता ही होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? बड़ा बेसिक सा प्रश्न है, सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला कौन सा महाद्वीप है? तो इसमें आप देखेंगे तो सर बेसिक तौर पर जो माध्य ऊंचाई है उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए। माध्य ऊंचाई है कि समुद्र तल से आप ऊंचाई नापे तो जो ऊंचाई आए, है ना। तो सर्वाधिक माध्य ऊंचाई यानी कि सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला कौन सा है? तो इसमें दक्षिणी ध्रुव जो अंटार्कटिका पे है, तो समुद्र तल से देखेंगे सर्वाधिक माध्य ऊंचाई इसी की मिलेगी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। ठीक है। और अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जिसे दक्षिणी ध्रुव उसी में पाया जाता है। दक्षिणी ध्रुव वहीं पे अंतर्निहित है। और ये दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका क्षेत्र और लगभग पूरी तरीके से अंटार्कटिक बेल्ट के दक्षिण में स्थित है। बाकी इसके बारे में यहाँ का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है। यहाँ पर भी बर्फ टूटा भी करता है, उसको करंट में हम डिस्कस करते हैं। बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े अलग हो जाते हैं। अभी करंट में कौन सा हमने डिस्कशन किया था, जरा बताइएगा। निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? ये पूछा हुआ प्रश्न है। और यहाँ पर प्रति व्यक्ति भूमि की बात हो रही है, प्रति व्यक्ति भूमि, वैसे प्रतिशत की बात नहीं हो रही है। एक व्यक्ति पे सबसे ज्यादा भूमि, तो ये आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वहां पे जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये एक आंकड़ा जारी हुआ था विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। तो उसमें बताया गया कि 2.13 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति भूमि है। और भारत में कितनी है जरा गूगल करके, ये आपको पता होगा तो हमको बताइएगा, तैयार कर लीजिएगा। पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रतिशतता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी कितना उसमें भूमि क्षेत्र पाया जाता है उसकी प्रतिशतता आप सेट करेंगे और ज्यादा से कम की ओर उसको सेट कर लीजिए। तो सबसे ज्यादा इसमें जो भूमि की प्रतिशतता है वो अफ्रीका में पाई जाती है। उसके बाद में अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और फिर यूरोप में पाई जाती है। तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका का 20.3% जो भूमि क्षेत्र है पूरे भूमि क्षेत्र का है। उत्तरी अमेरिका में 16.2 यानी 16.2।
और साउथ अमेरिका में 11.9% और यूरोप में 6.7% ये पाया जाता है। नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही रूप से अवरोही क्रम में सजाइए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लोग कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन ये बड़ा सरल प्रश्न है। महाद्वीपों का क्षेत्रफल लेना है और बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो एशिया का क्षेत्रफल वैसे होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया है, लेकिन एशिया यहाँ पर दिया नहीं है। तो द्वितीय स्थान पर जो आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो आता है अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। तो ये अफ्रीका नंबर 1, फिर दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। और उसके बाद में सबसे लास्ट में कौन आएगा ये आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, तो नंबर 3 यहाँ पर यूरोप हो जाएगा, और फिर ये तो 3 4 1 2 इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 4 1 2 ऐसे ही तो सेट करते हैं, इसको लिख के सेट किया कीजिए हमेशा। बाकी लिस्ट यहाँ पर दी है किसका कितना क्षेत्रफल है, आप कर सकते हैं। निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। विश्व में कुल 6 महाद्वीप है। पहला स्टेटमेंट, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? क्या 6 महाद्वीप है? विश्व में 6 महाद्वीप तो नहीं है, विश्व में कुल 7 महाद्वीप है ना। और इसमें एशिया का जो क्षेत्रफल अभी हमने डिस्कस किया, सबसे बड़ा क्षेत्रफल एशिया का है, फिर अफ्रीका का, फिर उत्तरी अमेरिका का, फिर दक्षिणी अमेरिका का, ऐसे सबसे अंत में आता है ऑस्ट्रेलिया का, उससे पहले यूरोप का आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा नहीं एशिया है। तो यहाँ पर देखिए ये भी स्टेटमेंट बेस वाला प्रश्न भी बन गया। सफलता कार्यक्रम की क्लासेस स्टार्ट। रिकॉर्डिंग क्लासेस जो है वो मैं आपको सुबह, बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं कैसे कवर होगा, तो मॉर्निंग तक आपको रिकॉर्डेड क्लासेस उसमें मिल जाएंगी, फिर उसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों हम क्लासेस करेंगे, सब कुछ कवर करने की वहाँ पे हम कोशिश करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि टाइम को लेके जो इशू हो रहा है, कई बार लोग कहते हैं कि टाइम, तो मैं उसको ओपन रखूंगा, लेकिन एक टाइम मोटे मोटे तौर पर तो डिसाइड करूंगा ही, कितने बजे क्लास चलेगी। एक दो क्लासेस लगभग रोज में आएंगी, आधे आधे घंटे या 45 मिनट की। तो 2 क्लासेस अगर आ रही हैं तो कितने टाइम उसको रखा जाए ये हम आप मिलकर डिसाइड कर लेंगे। बाकी मैं इस समय कुछ क्लासेस इसलिए डाल दे रहा हूँ कि लोग उसको देख सकें। ठीक है, तो आज कल मॉर्निंग में आपको हिस्ट्री की 2 वीडियोस मिल जाएंगी, 2 क्लासेस, 30 33 मिनट 35 मिनट की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, वो बन चुकी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें टाइम को लेके इतना बड़ा आप इशू मत बनाइए। देख आप कभी भी सकेंगे, लेकिन लाइव क्लासेस जो होंगी उसका टाइम भी निश्चित रहेगा। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। बाकी व्याख्या जो अभी हमने की थी वही व्याख्या इसमें भी काम आएगी। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा देश पाए जाते हैं? तो अफ्रीका जो है, अफ्रीका में कंट्री जो देश है अफ्रीका महाद्वीप में, इस कॉन्टिनेंट में 54 है, और उसके बाद में सेकंड नंबर पर 51 आते हैं यूरोप में, एशिया में 50, उत्तरी अमेरिका में 23, ऐसा है। और अमेरिका जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें 14, और दक्षिणी अमेरिका में 12 देश पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो देश हैं वो पाए जाते हैं अफ्रीका में, 54 यहाँ पे है। ठीक है, फिर यूरोप और एशिया, इन सब का क्रम पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न कभी भी आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं, और इन प्रश्नों को तैयार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीके टाइप के प्रश्न है और ये गलत नहीं होने चाहिए। प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षय हो रहा है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट में हम जा रहे हैं, जिससे प्रशांत महासागर का क्षेत्र सिकुड़ रहा है। अभी सिद्धांत पे भी हम आएंगे, जो महाद्वीपों से रिलेटेड सिद्धांत है, जब इनकी उत्पत्ति हुई महाद्वीप की। तो प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षय हो रहा है, जिससे प्रशांत महासागर का क्षेत्र सिकुड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तरी अमेरिकी प्लेट, यहाँ पर दिया है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट का पश्चिम में प्रवाह हो रहा है, दूसरे में पूर्व में प्रवाह हो रहा है, फिर है दक्षिण वाली। तो इसमें पहली बात ध्यान रखिए, उत्तरी अमेरिकी प्लेट का प्रवाह हो रहा है, और किधर हो रहा है? पश्चिम में। उत्तरी अमेरिकी प्लेट जब पश्चिम में, देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, और इधर ये चाइना और ये वाला, और ये पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशन का पूरा क्षेत्र है, और ये पश्चिम में जब शिफ्ट करेगी उत्तरी अमेरिकी प्लेट, नॉर्थ अमेरिका की प्लेट, तो ये सिकुड़ेगा। तो यही हो रहा है एग्जैक्टली, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यही हो ही रहा है। जो प्रशांत महासागर अपनी जिंदगी जी चुका है, धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर अभी क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? उत्तरी अमेरिकी प्लेट जब पश्चिम में खिसकेगी तो प्रशांत महासागर धीरे धीरे सिकुड़ेगा, जिसका क्षय होगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी प्लेट और भारतीय प्लेट किस प्रकार के प्लेट का उदाहरण है? अमेरिकी और भारतीय प्लेट, ये दोनों की दोनों जो प्लेटें हैं, ये महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। मैंने आपको क्लास जिन्होंने की होगी ज्योग्राफी की, सारी क्लास विश्व भूगोल की समाप्त हमने कर दी है, और वो आप फ्री ऑफ कास्ट देख सकते हैं, IS वेब अकेडमी चैनल पर पड़ी हुई है, उसमें देखिए बहुत बढ़िया से सब समझाया गया है। तो ये महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का ये क्या है? उदाहरण है। अमेरिकी प्लेट और भारतीय प्लेट, जब प्लेटों का अवसरण अपसरण हम बता रहे थे तो उसमें हमने बात की थी ना। तो अमेरिकी और भारतीय प्लेट महाद्वीप, सागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर का संबंध जो है वो
एक मिनट, यहाँ पे महासागरीय महाद्वीपीय का है कि एक मिनट, मैं यहाँ पे ये जो अमेरिकी और भारतीय प्लेट है, यहाँ पर ये ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा गलत कुछ आंसर टिक हुआ है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का ही उदाहरण है। यहाँ पर जो व्याख्या पड़ी हुई है, इससे मुझे डाउट हुआ था कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय का यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, इसको महाद्वीपीय महासागरीय होना चाहिए, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का यहाँ पर व्याख्या होनी चाहिए, इसको पढ़िएगा और ये इसको अपडेट हम कर देंगे। महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर का संबंध यूरेशियन और भारतीय प्लेट सीमांत से है, यानी कि जहाँ पे दोनों प्लेटें जो टकरा रही हैं वो दोनों महाद्वीपीय प्लेट हो। प्लेटों में बांटा जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा, बेसिक नॉलेज है ही है। और महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर से अत्यधिक संपीड़न बल जब उत्पन्न होता है तो सीमांत पर जो मटेरियल होता है, जो अवसाद होते हैं, उसमें बलन पड़ता है और इसी कारण से वहां पे बलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। ये उदाहरण नीचे व्याख्या थोड़ी सी गलत यहाँ पर दी हुई है, यहाँ प्लेटों का अधिक गहराई में क्षेपण नहीं हो पाता है, यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती, लेकिन भूकंप की संभावनाएं यहाँ पर बनी रहती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभिसारी संचलन के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो अभिसारी संचलन के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? अभिसारी संचलन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझिए, अभिसरण का मतलब होता है एक दूसरे के करीब आना, जब प्लेटें एक दूसरे के पास आकर टकराती हैं, यानी एक दूसरे के नजदीक आती हैं, तो जो अधिक घनत्व की प्लेट है वो नीचे चली जाएगी, कम घनत्व की प्लेट ऊपर से चढ़ जाएगी उसके। तो ये इस प्रकार का जो संचलन होगा अभिसारी होगा, है ना, कन्वर्जेंट होगा इसमें। और ये तीनों जो दिए हैं, महाद्वीपीय महासागरीय, महाद्वीपीय महाद्वीपीय और महासागरीय महासागरीय, ये तीनों उदाहरण है इसके, यानी कि इसका जो प्रकार होता है अभिसारी संचलन का, ये तीनों प्रकार होता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिसारी संचलन के तीन प्रकार ही यहाँ पर दिए हुए थे। जब दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गमन करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? दूर जा रही हैं, तो इसको अपसारी प्लेट संचलन कहते हैं। तो पहला तो सही हो गया, दूसरा विकल्प भी पढ़ना जरूरी है। जहां पे अपसारी संचलन होता है वो रचनात्मक किनारा होता है, तो इसको रचनात्मक संचलन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन पढ़ के उत्तर दिया कीजिए, ये नहीं पहला ऑप्शन पढ़ा और उसको टिक कर दिया और ये बाद में गलत हो गया, अरे तो सब गड़बड़ हो गया, बाद में पछतावा होता है। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुख्य प्लेट नहीं है? तो मुख्य प्लेट और गौड़ प्लेट ये आप जानते हैं। तो मुख्य प्लेटों की जो संख्या है वो 7 मुख्य प्लेटें पाई जाती है। उसमें प्रशांत महासागरीय प्लेट है, अंटार्कटिका की प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, उत्तरी अमेरिकी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। ये 7 मुख्य प्लेटें होती हैं। ये जो कोकोस प्लेट दी हुई है ये गौड़ प्लेट में आती है, द्वितीय प्लेट में आती है ना। ऐसे और बहुत सारी प्लेट है जो कोकोस प्लेट की तरह जानी जाती है, जैसे नाजका प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, फिलीपीन प्लेट है, कैरोलिन है, फ्यूजी है। इनकी डिटेल को देख लीजिएगा, ये कहाँ कहाँ अवस्थित है, मैप में भी इनको आपको देखना है। डेली 30 करने का मतलब ये नहीं है कि बस क्वेश्चन को सुन के आराम से सो जाना, उसके लिए कुछ वर्क करना। और अगर आप वर्क करें तो 100 क्वेश्चन से ऊपर इसमें तैयार आप कर सकते हैं। व्याख्या को थोड़ा सा अपने मन से भी करें। अगला जो प्रश्न है, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सिद्धांत वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत है, सागर नितल प्रसरण का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किसने किया था, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत हैरी हैस का है, 1961-62 में ये प्रतिपादित किया इन्होंने। और मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी उद्गार सामान्य प्रक्रिया है, ऐसा इन्होंने बताया। अत्यधिक मात्रा में उससे लावा बाहर होता है, भूप्रवृत्ति का निर्माण होता है, ये बातें इन्होंने इसके अंतर्गत की थी। उन्होंने कहा कि कटक जो होते हैं उनके समीप नवीनतम जो चट्टानें हैं वो नवीनतम होती हैं। दूर जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पे चट्टानें प्राचीन होती जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे नवीन चट्टानें क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं कि नीचे से लावा निकलता रहता है, तो नवीन चट्टानों का निर्माण होता रहता है। गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर होते हैं, मध्य महासागरीय कटक के क्षेत्र में भूकंप कम गहराई पर होते हैं, ये अपने सिद्धांत के दौरान उन्होंने कहा था। और इसी आधार पर जो ये बातें की इन्होंने, इसी के आधार पर सागर नितर प्रसरण या सागरीय यथास्तर विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, संवहन धारा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जाता है या सुमेलित करने में ये पूछा जाता है। तो संवहन धारा सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन 1930 की बात है, आर्थर होम्स ने किया था। आर्थर होम्स ने 1930 में ये कहा कि संवहन धाराएं एक कोशिका के रूप में विकसित होती हैं और ये पृथ्वी के मैंटल भाग में ऐसी अनेक कोशिकाओं का एक धीरे धीरे तंत्र विकसित कर लेती है। तंत्र जो विकसित होता है तो इससे स्थल खंडों पर एक प्रवाही बल लगने लगता है और इसी के सहारे मूवमेंट होने लगता है, कॉन्टिनेंटल मूवमेंट होने लगता है, महाद्वीपीय संचलन होने लगता है। तो ये सिद्धांत संवहन धारा का सिद्धांत जो दिया था वो आर्थर होम्स ने दिया था। पैंजिया का विखंडन अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के रूप में होना कब शुरू हुआ?
तो आपको पता है महाद्वीपीय क्रस्ट की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय महाद्वीप जो था संपूर्ण पृथ्वी वो पैंजिया के रूप में था और इसके चारों तरफ एक विस्तृत जलीय भाग था, उसको पैंथालासा कहा जाता था और ये बीच में पैंजिया था। ठीक है ना, पैंथालासा जलीय भाग और पैंजिया ये महाद्वीपीय भाग ऐसा था। लेकिन कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण में पैंजिया का विखंडन होता है और विखंडन होने के बाद ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में टूट जाता है, मतलब दो भागों में ये बढ़ जाता है। ठीक है ना, और ये अंतिम चरण की बात है कार्बोनिफेरस युग के। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और ध्रुवीय फ्लिंग बल के कारण पैंजिया का विखंडन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में होता है। तो कथन कारण का प्रश्न आपसे पूछा जाए या इसका कारण पूछ लिया जाए क्यों हुआ, तो ये आप बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक वेगनर थे, वो मूलतः क्या थे? वेगनर ने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो आप समझते होंगे ये भूगर्भ शास्त्री थे या मतलब भूगोलवेत्ता थे, ऐसा आप समझते होंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए ये एक मौसम वैज्ञानिक थे, मौसम वैज्ञानिक थे और जर्मन मौसम वैज्ञानिक थे, जर्मनी के रहने वाले थे और पृथ्वी की सतह पर अतीत में हुए जलवायु परिवर्तन का ये अध्ययन कर रहे थे। इनकी स्टडी का जो क्षेत्र था वो पृथ्वी की सतह पर जो जलवायु परिवर्तन हुए उनका अध्ययन ये कर रहे थे। और जब ये अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि ठंडे प्रदेशों जैसे नॉर्वे स्वीडन में कोयले के भंडार है, जबकि गर्म प्रदेशों जैसे ब्राजील दक्षिण अफ्रीका भारत का क्षेत्र वहाँ हिम निक्षेप है। ऐसा कैसे हो गया? तब इन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ रहा होगा कि ये भाग मूवमेंट करके इधर उधर गए होंगे, नहीं तो ये एक समय जुड़े रहे होंगे, एक रहे होंगे, है ना। यदि स्थल भाग एक जगह स्थिर रहे तो जलवायु कटबंधों का स्थानांतरण हुआ होगा, ऐसा इन्होंने सोचा। या फिर जलवायु कटबंध स्थिर रहे होंगे तो स्थल भाग का स्थानांतरण हुआ होगा, तो जलवायु कटबंध तो लगभग स्थिर अगर मान लें तो कहीं ना कहीं ये पार्ट जो है इधर उधर खिसके होंगे। इसी आधार पर फिर इन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों और महासागरों के वितरण संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। वो कहाँ के निवासी थे? तो अल्फ्रेड वेगनर के बारे में आप ये जान लीजिए कि आप अल्फ्रेड वेगनर, ये कहानी जो लिखी है इससे कोई मतलब नहीं है, ये निवासी कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के निवासी थे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1912 में इन्होंने क्या किया था, महाद्वीपों महासागरों के वितरण से संबंधित कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1908 की बात है, अमेरिका के भूवैज्ञानिक एबी टेलर महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत स्थल खंड के ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण पर आधारित है। 1908 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत एबी टेलर ने प्रस्तुत किया था, ये बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के भूवैज्ञानिक थे, ये भी सही बात है। 3 प्रश्न यहाँ पहले स्टेटमेंट में है। दूसरा ये कह रहे हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत स्थल खंड के ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण पर आधारित है। स्थल खंड का ऊर्ध्वाधर नहीं, क्षैतिज स्थानांतरण कैसे हुआ, कैसे टूट के अलग अलग हुए, इधर उधर गए, उस पर आधारित है। दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आधारित किस पर है? क्षैतिज स्थानांतरण पर। स्थल खंड क्षैतिज रूप से स्थानांतरित करेगा ना, उसकी बात हम करेंगे ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, महाद्वीपों महासागरों का वर्तमान स्वरूप हमेशा स्थिर रहता है, महाद्वीपों का क्षेत्र बढ़ता है, महासागरों का घटता है, परिवर्तित होता रहता है, या इनमें से कोई नहीं? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी जब अभी रिपोर्ट आती है इससे संबंधित, स्थल से रिलेटेड या महाद्वीपों महासागरों से रिलेटेड कुछ भी ऐसा रिपोर्ट आती है तो उसमें ये बताया जाता है कि इस समय जैसा है भविष्य में ऐसा नहीं रहेगा, या पहले जैसा था अभी नहीं है। तो महाद्वीपों में परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। मतलब आप इसमें ये निश्चित नहीं कह सकते कि ये स्थिर रहेगा, ऐसा ही रहेगा। जैसे वर्तमान में 70.8 70.8% भाग पर जल है, 29.2% भाग पर स्थल है। लेकिन अगर रिसर्च जो चल रहे हैं उसके आधार पर बात की जाए तो आप पाएंगे कि जैसा इस समय है पहले नहीं था, और जो इस समय है आगे भी ऐसा नहीं होगा, तो ये चेंज होता रहता है। करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देखने जा रहे हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना लॉन्च की है? और ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न अन्य राज्यों के लिए भी एक मतलब आप नजीर पेश करेगा। तो ये कृषि विविधीकरण जो परियोजना है ये गुजरात ने लॉन्च की है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जहाँ पे भी थोड़ा सा इनोवेशन होता है, थोड़ा सा नया कुछ होता है, तो दूसरे लोगों दूसरे राज्यों के लिए भी वो एक प्रेरणा शक्ति के रूप में कार्य करता है। इसमें 14 आदिवासी जिलों के लगभग 26 लाख किसानों को लाभान्वित करने का फैसला गुजरात ने किया है, गुजरात सरकार ने। और इसमें आदिवासी किसानों को क्या किया जाएगा? उर्वरक दिया जाएगा, बीज दिया जाएगा। वन बंधु आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को इसमें लाभ देने की बात की जा रही है। जो वनों में रहते हैं आदिवासी समूह, वो खेती करना चाहते हैं, मक्का बाजरा टमाटर करेला
दूधी आदि फसलों की बीज उपलब्ध करा के खेती वहां पे कराई जाएगी। राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के 10वें संस्करण के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इसका जो 10वां संस्करण है, इसमें पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि ये 23 जून 2021 को प्रकाशित किया गया। तो डेट आपसे वैसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन 10वां संस्करण ये पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण है, तो ये सही है। और इस सर्वेक्षण में 46 मीडिया बाजारों में समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत का जो स्थान है वो 31वें स्थान पर है। ये भी सही है, और ये स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह स्थान आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कोरोना के समय बहुत सारे अफवाह वाली न्यूज और यूपी को लेके चुनाव की गतिविधियों को लेके बार बार अफवाह फैलती रहती है। तो ये मीडिया बाजार में समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत का क्या स्थान है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 का ये 10वां संस्करण है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है। और 46 मीडिया बाजारों में से समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत 31वें स्थान पर। बहुत खराब पोजीशन इसकी। भारत में 73% उत्तरदाता समाचार प्राप्त करने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, और 82% सोशल मीडिया का उपयोग करके ऑनलाइन समाचार प्राप्त करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ ये जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन चलन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ये भी आपको जानना चाहिए। किस भारतीय राज्य में दुनिया का पहला जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ लगाया गया है? किस भारतीय राज्य में दुनिया का पहला ये जीएम रबर लगाया गया है? और ये राज्य केरल नहीं है, ये राज्य है असम। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। रबर बोर्ड ने ये काम किया है असम राज्य में। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का फील्ड ट्रायल यहाँ पर शुरू कर दिया है। पुथुपल्ली कोट्टायम में भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान है। वहाँ उस संस्थान में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में इसको डेवलप किया गया है। केरल सरकार द्वारा पर्यावरण पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के कारण अनुमति नहीं दी गई। इसी कारण से मैंने कहा था केरल, ध्यान रखिएगा, चर्चा में रहा था। असम में इसलिए इसको लगा दिया गया है ना। और बीटी कपास के बाद फील्ड ट्रायल इसका शुरू हुआ। जैसे बीटी कपास का हो रहा था तो अब इसका हो रहा है। जीएम रबड़ जो है ये प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों को झेलने में भी सक्षम रहेगा, और भारत में रबर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा अगर ये सब सफल रहा तो। या पर्यावरण प्रतिकूल प्रभाव अगर इसके पड़ गए तब तो समस्या भी हो जाएगी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत किसके साथ ये कर सकता है, आप बताइए। तो ये जर्मनी, फिजी, ब्राजील, तुर्की। वैसे इसराइल के साथ भी भारत के ये सब समझौते होते रहते हैं, लेकिन अभी जल्दी में पूछा जाए तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हमारे श्री नरेंद्र सिंह हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने फिजी के कृषि विभाग से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, एक समझौता किया है। और ये जो समझौता है इसमें कोविड-19 महामारी के बीच भारत ने फिजी को चक्रवात यास से प्रभावित समुदायों की आजीविका बहाली के लिए अनुदान के रूप में 14 किस्मों के फल और सब्जियों के लगभग 7 टन बीज देने का वादा किया है, और ये देगा, है ना, कि फिजी के किसान इसको कर सकें। बाकी दोनों देशों के बीच में चावल उद्योग, फसल विविधीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, नारियल उद्योग, कृषि मशीनीकरण, पशुपालन, अनुसंधान। मेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है ये कंटेंट, है ना। डेली 30 वाले जो लोग हैं वो मेंस में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये पता है आपको, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे सुनते रहते हैं, लॉजिकल उनके दिमाग में बैठा रहता है। मेंस का कार्यक्रम भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे, सफलता रन हो जाए उसके बाद में फिर मेंस की ही बारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग रोज पूछते रहते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से कौन सी नीति लॉन्च की है? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये जो नीति है ये आप उत्तर दीजिए क्या है? तो ये है हरित टैरिफ नीति। हरित टैरिफ नीति इन्होंने लॉन्च की है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और ये जो ग्रीन टैरिफ नीति है, ये पॉलिसी, ग्रीन टैरिफ पॉलिसी बिजली वितरण कंपनियों को कोयले जैसे जो पारंपरिक ईंधन है उन स्रोतों से बिजली की तुलना में सस्ती दर पर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति में मदद करने का ये प्रयास करेगा। और कहने का मतलब क्या है कि अब हर चीज में हरित की तरफ बढ़ने का प्रयास हो रहा है। बड़े कारपोरेट जो केवल हरित ऊर्जा खरीदना चाहते हैं वो एक स्वच्छ ऊर्जा डेवलपर से ऐसी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। हरित टैरिफ नीति में यही किया जाएगा। केंद्र सरकार की केंद्र प्रायोजित ये परियोजना है, मतलब ये नीति है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपए के नकद प्रोत्साहन की घोषणा की है? ज्यादा बच्चे पैदा करिए और आप 1 लाख रुपए नगद भी पाइए। तो ये देखिए कितनी बढ़िया स्कीम है ना। तो ये जो स्कीम है यहाँ पर अगर आपको इस स्कीम का लाभ उठाना है तो आपको मिजोरम का वासी बनना पड़ेगा। आप मिजोरम जाइए, शादी करके वहाँ की नागरिकता लीजिए और हर बच्चे पे 1 लाख रुपये प्राप्त करिए। हर बच्चे पे है क्या है इसका नियम, देख लेते हैं।
कई भारतीय राज्य जनसंख्या नियंत्रण नीति की वकालत कर रहे हैं, वहीं पे ऐसी भी बात एक तरफ आ रही है। मिजोरम के खेल मंत्री हैं रॉबर्ट रोमानिया राइटे, उन्होंने ये बात कही है कि 1 लाख रुपया हम देंगे, है ना। और ये इसलिए किया है क्योंकि बांझपन दर में वहां पे वृद्धि हो रही है, मिजो आबादी के बीच जो विकास दर है वो कम हो रही है, और ये बहुत सीरियस मैटर वहां का हो गया है। धीरे धीरे क्या होगा, क्रमिक रूप से वहां की जनसंख्या घट रही है ना। तो लोगों की इष्टतम संख्या में जब कम हो जाएगी, जो कई क्षेत्रों में विकास प्राप्त करने के लिए कुछ लोग चाहिए वो नहीं रह जाएंगे तो कैसे होगा। तो लगभग 52 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में इस समय मिजोरम में रह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद में जनसंख्या घनत्व के मामले में देखा जाए तो न्यूनतम में इसका दूसरा स्थान आता है सबसे कम में, है ना। और राष्ट्रीय औसत 382 का है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप लाभ उठा सकते हैं इसका। उपभोक्ता संरक्षण या उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियमों में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार एक ई कॉमर्स इकाई को किस निकाय के साथ पंजीकृत होना चाहिए। ई कॉमर्स निकाय, आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते रहते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि डीपीआईआईटी है, केंद्र सरकार ने अभी उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स से संबंधित नियम 2020 में प्रस्तावित संशोधन का मसौदा जारी किया है। तो उसमें ये बात कही गई कि डीपीआईआईटी जो है, डीपीआईआईटी के साथ पंजीकृत इसको करना पड़ेगा ई कॉमर्स इकाई को, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, है ना। तो इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल अधिकारी और एक शिकायत अधिकारी, है ना, इसको नियुक्त करना पड़ेगा। अगर जैसे कई बार आप देखते हैं कि आपने मोबाइल मंगाया 20,000 25,000 का और उसमें निकला 1,000 का मोबाइल। अब आप जब फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जब भी वापस करेगी पैसा तो वापस करेगी, आप कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते। इनके लोगों कुछ मतलब बड़ा खराब सिस्टम, एक मोनोपोली बिल्कुल। तो गवर्नमेंट इस पर अब ध्यान दे रही है क्योंकि कोविड के समय तो इनका बहुत ही महत्व बढ़ गया। ग्रेट बैरियर रीफ जो हाल ही में खबरों में रहा, किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति है। बहुत सरल प्रश्न है, ज्योग्राफी का प्रश्न है, लेकिन कई बार लोगों के लिए कठिन भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड न खिसका दें। कई बार हमको क्या लगता है, जब एग्जामिनेशन हॉल में हम पेपर करने चलते हैं तो हम लोगों को लगने लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया वाला अगर होता तो पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि इतना सरल आयोग कैसे पेपर पूछेगा। तो ऐसा नहीं है, सरल भी पूछता है। ऑस्ट्रेलिया ही है, न्यूजीलैंड इसको शिफ्ट मत कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ उत्तर पूर्वी तट पर आप जाएंगे तो लगभग 2300 किलोमीटर दूर आपको, मतलब दूरी में ये आपको मिलेगा उत्तर पूर्वी तट पे। और इसमें वैज्ञानिक और आंतरिक महत्व इसका है। 1981 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी घोषित किया गया। ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे के कारण इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में रखा जाना चाहिए। अभी मतलब विश्व विरासत स्थल के रूप में तो ये घोषित किया गया था, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में रखा जाना चाहिए, ऐसा यूनेस्को ने कहा था अभी हाल ही में। और पिछले 5 वर्षों में यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लीचिंग हो रही है ना। कोरल जो रीफ है उसमें क्या हो रहा है, विरंजन हो रहा है, धीरे धीरे घट रहे हैं, तो प्रवाल का काफी मात्रा में नुकसान हो रहा है। तो इस कारण से ये चर्चा में बना रहता है अक्सर। कौन सा भारतीय राज्य मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। क्या तीनों प्रजातियां आपको आपको पता है कि तीनों प्रजातियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उड़ीसा में ये तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। महानदी में सतकोसिया में मीठे पानी के घड़ियाल, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में खारे पानी के मगरमच्छ या घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, घड़ियाल है जो है जिसे गेवियल या मछली खाने वाले मगरमच्छ के रूप में जाना जाता है। ये तीसरा, मतलब खारे पानी और मीठे पानी के घड़ियाल, और एक घड़ियाल जो गेवियल या मछली खाने वाले मगरमच्छ होते हैं, इसको गेवियालिडे कहा जाता है। उस परिवार के, उस फैमिली के मेंबर होते हैं। तो ये तीनों वहां पे पाए जाते हैं। 2007 में आईयूसीएन की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचित किया गया। तो जो जिन पे संकट आता है वही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो 2007 से ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है ये। अगला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सफलता में एडमिशन बाद में भी आप ले सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप एडमिशन लेंगे, ऐप आपने डाउनलोड न किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको वीडियोज को जो देखने हैं कि हाँ कैसे कवर होगा, जिसको डेमो आप कहते हैं, डेमो पीडीएफ और डेमो वीडियोज आप लोगों को बहुत चाहिए होते हैं। और सही बात भी है, पहले परखना चाहिए। कोई भी सामान, हम आलू भी खरीदते हैं तो पहले देखते हैं सड़ा तो नहीं है। तो आप उसको देख सकते हैं, मॉर्निंग में उसमें क्लासेस और अपडेट हो जाएंगी, तो उसको देख लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिए। जिन लोगों ने हमसे कहा है कि ईएमआई पे चाहिए, तो कार्ड की ईएमआई उपलब्ध है, उस पर आप ईएमआई ऑप्शन चूज करिए
और ईएमआई पे कोर्स खरीद लीजिए। जैसे भी आप मतलब उसको सेट कर लेंगे, 5 महीने मतलब 6 महीने, साल भर, 3 महीने, जैसे ईएमआई देना चाहेंगे। अगर आपके पास कार्ड नहीं है और आपने मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहा था, तो एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा। सारे लोगों को तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है तो आप मुझे मैसेज करके एक बार जरूर पूछिएगा कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो और बाकी उसमें डिस्काउंट ऑफर ही चल रहा है, बाद में कोर्स का दाम बढ़ भी सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो इतना ही रहेगा, वैसे भी ऑलरेडी वो सस्ता ही कोर्स है। जिन लोगों को महंगा लग रहा है तो सॉरी, मैं उनकी भावनाओं का कद्र करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं जो कि एक निश्चित लिमिट से नीचे मैं नहीं जा सकता। कुछ सीमा है हमारी, है ना। हमारे टीम का वो वर्क होता है, तो टीम जैसा हमको कहती है और जो मीटिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं वैसा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट है, क्या ये सही बात है? अगर ये सही है तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा जो है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार 1978 में मनाया गया था। पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि पहली बार 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गई थी, लेकिन 1948 में पहली बार ये मनाया गया था, 78 में नहीं। तो केवल एक ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक सही है। और ये 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गई थी, ये भी प्रश्न बन सकता है। इसी कारण से 23 जून को इसके लिए चुना गया। और ये 1948 में 9 देशों में, अपने अपने देशों में पहली बार इसको मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर हम बात करें तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन इसी के द्वारा किया जाता है। गैर सरकारी खेल संगठन है ये, कोई सरकार से मतलब इसका नहीं है। मुख्यालय आपसे पूछा जाए तो इसका स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड का स्थान पड़ता है लॉसेन, तो स्विट्जरलैंड में यह स्थान लॉसेन है, लॉसेन में ये स्थित है। और इसकी स्थापना पियरे दी कुबर्टिन और दिमित्रियोस विकेलस के द्वारा 23 जून 1894 को की गई थी। कैसा लगा आपको डेली 30? जरूर बताएं। डेली 30 का जुलाई मंथ का भी ऐसे ही चलेगा, तो उसके लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। जो लास्ट वीक होगा, यानी कि 25 के बाद हम स्टार्ट कर देंगे। तो उसमें आप लोग, जो भी नए लोग जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। जो पुराने लोग हैं, मैं आशा करता हूँ कि उनको पसंद नहीं होगा तो वो कंटिन्यू करेंगे। तो वो लोग उस प्रोसेस में स्टार्ट कर दें अपना, जिससे कि क्लासेस जो है बाधित ना हो। थैंक यू सो मच।